देखो, इस लिविंग वर्ल्ड में जो सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, पहला जो क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि व्हाट इज लाइफ एंड वेयर इज लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो दो क्वेश्चंस के हमने आंसर करे थे। पहला जो वेयर इज लाइफ का आंसर था, दैट इज लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल। एंड दूसरा व्हाट इज लाइफ, तो उसको हमने बोला था कि इट इज द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूल्स एंड बेसिकली यहाँ पे इनका जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज थ्रू मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमने दो को डिस्कस किया था, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स जो हमने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग फीचर्स नहीं माने जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ग्रोथ को डिस्कस किया था, तो इसमें आप सिर्फ दो क्वेश्चंस के लिए ये याद रखना। पहला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हमने क्या माना है, सिनोनिम। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्या है, सिनोनिम नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक। एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब रिप्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या है, जो सम टोटल है, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। एंड इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी। आपको जब सेल थ्योरी मैंने पढ़ाया था, तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि वायरसेस एक्सेप्शंस क्यों है सेल थ्योरी के, क्योंकि उनके पास कोई कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जिनके पास भी कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, हम उनको लिविंग बीइंग के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। फिर द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, दैट इज कॉन्शियसनेस, टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। क्लियर है। कॉन्शियसनेस को हमने डिस्कस किया था कि इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको याद रखनी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे? बाय शेयरिंग देयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, बट उनमें वैरिंग डिग्रीज हैं। ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल सबका कॉमन है, लेकिन उनमें वेरिएशन जरूर होगा। फिर हमने डाइवर्सिटी की बात करी थी। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं बेसिकली, जिनके हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 13% के आसपास हैं ये। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्यों करते हैं इनका क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन करने का हमारा मेन एम क्या है कि हम मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक साथ स्टडी कर पाए, इसके लिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन, एंड देन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। इस नॉमेनक्लेचर में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो फादर है, दैट इज कैरोलस लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ बेसिकली बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। और रूल्स इन्होंने जो दिए थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, उसमें जो हमने पहले रूल्स को डिस्कस किया कि जितने भी नेमिंग होंगी वो सब किस लैंग्वेज में होंगी, लैटिन लैंग्वेज में होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। एंड जो भी वैलिड नाम होगा वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा, एक जो उनके जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें अगर हम इनको लिख रहे हैं हाथ से,
तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे। और यहाँ पर एक बात क्या है इंपॉर्टेंट कि अगर हम साइंटिस्ट के नाम को इंक्लूड करते हैं तो वो रोमन टाइप में होगा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे बिना किसी कॉमा के, और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, जैसे होमो सेपियंस लिन या मैंगीफेरा इंडिका लिन ये। और नेक्स्ट हमने जो रूल डिस्कस किया था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, जो भी पहला वैलिड नेम होगा उनको हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे, बाकी के जो नाम होंगे वो उनके सिनोनिम माने जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने सारा सब कुछ देखा कि ऑथर का नाम, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। एक ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम सब स्पीसीज और वैरायटी को इंक्लूड करते हैं, सब स्पीसीज एनिमल्स के केस में और वैरायटी हम किस में यूज करते हैं, प्लांट्स के केस में। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने बोला था आपको, जैसे सब स्पीसीज में आपने नाम याद रखा था कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस क्रो का नाम है। तो इसमें एक स्प्लेंडेंस क्या है, स्पीसीज, और दूसरा स्प्लेंडेंस क्या है, इनका सब स्पीसीज। वैसे ही प्लांट्स के केस में अगर आप देखोगे ब्रेसिका ओलेरेसी कैपेटिटा, तो हियर कैपेटिटा रिप्रेजेंट्स द वैरायटी ऑफ कैबेज। क्लियर? तो ये सारी बातें आपने लास्ट लेक्चर्स में याद करी थी, पढ़ी थी। इसमें नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कितने ऑब्लिक कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, जिसमें हम किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहला जो फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट। इस लाइन पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑर्डर में एक लाइन लिखी है कि यहाँ पे कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इनको हमने एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर रखा था। किस बेसिस पे? तो सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे हम यहाँ पे याद रखते हैं, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये दो लाइन याद रखना, इनसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे गए हैं। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? अब देखो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स को, टेक्सोनॉमिकल एड्स को। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, ये बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड्स की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है, जब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पे ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले हार्बेरियम को डिस्कस किया था। ठीक, जो बेसिकली क्या है, पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इट इज द क्विक रेफरल सिस्टम, जो स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जिसमें सबसे पहले हम उनको ड्राई किए थे, फिर प्रेस किए थे एंड देन प्रिजर्व किए थे। इंटरनेशनल साइज भी मैंने आपको बताया था 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और प्राइमरी फंक्शन क्या है हार्बेरियम का, बेसिकली यहाँ पर जब हम अल्फा टेक्सोनॉमी की बात करते हैं या मॉर्फोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं, तो वहां पर हार्बेरियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो आप देखते हो सबसे पहले अगर हमें कोई स्पेसिमेन मिलता है तो हम उसको जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर रखी हैं उस हार्बेरियम में, उससे मैच करते हैं और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जो कॉर्नर में हम हार्बेरियम शीट पे इंफॉर्मेशंस देते हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर प्लेस जहां से उनको कलेक्ट किया गया है, फिर उनका इंग्लिश नेम, फिर उनका लोकल नेम एंड देन बॉटनिकल नेम, और साथ में उसकी फैमिली, और लास्ट में हम उस कलेक्टर का नाम लिखते हैं जिसने उन स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। क्लियर है? और ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करने के बाद उनका ड्राइंग, उनको सुखाते हैं, फिर HgCl2 के साथ उनकी पॉइजनिंग होगी, माउंटिंग, स्टिचिंग एंड देन लेबलिंग। ये सारी प्रोसेसिंग हम हार्बेरियम बनाने के टाइम पे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बोटेनिकल गार्डन। ठीक, इसको पहला तो हम क्या मानते हैं, ये लिविंग हार्बेरियम है, लिविंग हार्बेरियम है। और ये बेसिकली दो कंजर्वेशन हमने पढ़े हैं पहले भी, इन सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन में से आप देखोगे कि अगर जो प्लांट जहां का है या जो ऑर्गेनिज्म जहां का है उसको उसी इन्वायरमेंट में, उसी जगह पे ग्रो करना, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। बट वहां से कहीं और शिफ्ट करके उसको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करना जो उनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ये होता है इक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन बेसिकली क्या है, ये है इक्स सीटू कंजर्वेशन, इक्स सीटू कंजर्वेशन। बात क्लियर हुई? इक्स सीटू कंजर्वेशन है ये। अब यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में आपको याद रखना है कि जो ग्रेटेस्ट हार्बेरियम है वर्ल्ड का, जो लार्जेस्ट हार्बेरियम है वर्ल्ड का, उसको तो हम कहेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है, जिसको हम बॉटनिकल कैपिटल कहते हैं वर्ल्ड का। और इसमें हमने जो इंडिया के हैं वो डिस्कस किए थे, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये लखनऊ में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हमने बोला था हावड़ा में है, और एक लॉयड बॉटनिकल गार्डन है जो दार्जिलिंग में है। फिर नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूजियम। आप सभी कभी ना कभी किसी म्यूजियम में गए होंगे, तो म्यूजियम के अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां पर स्टोर, म्यूजियम बेसिकली किस लिए है, तो ये स्टोरिंग के लिए है, और यहां पर होगा प्रिजर्वेशन, और प्रिजर्वेशन करने के बाद इनका होता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन म्यूजियम में मेनली क्या है, एग्जीबिशन है दोनों का, चाहे हम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। अब जनरली क्या होता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में या यूनिवर्सिटीज में आप देखते हो तो आपको म्यूजियम्स मिलते हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट हो या बॉटनी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट का अपना एक म्यूजियम होता है, और इस म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है एक कंटेनर्स में या जार्स में, जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के साथ होते हैं, ताकि लंबे टाइम तक उनका, उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ड्राई स्पेसिमेंस भी रखे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कुछ एनिमल्स हैं, जैसे लार्जर एनिमल्स में जैसे रेप्टाइल्स हैं या कई सारे बर्ड्स, मैमल्स हैं, तो उनमें बेसिकली क्या होती है, उनमें स्टफ्ड होते हैं ये, मतलब उनके अंदर का जो सिस्टम है वो निकाल देते हैं और उसमें स्टफिंग कर देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहें। और कुछ स्केलेटन्स होते हैं जिनको स्टोर किया जाता है वेरियस म्यूजियम्स में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको, जैसे जिसका भी हमें रखना है बेसिकली
ड्राई के फॉर्म में रखना है या स्टफ करके रखना है, पहले उनको हम स्टफिंग करते हैं और फिर उनको हम वहां पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे एक याद रखना है आपको, म्यूजियम के अंदर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? नेचुरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आप बहुत सारे जू के अंदर गए होंगे, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक, आपके जयपुर में भी बायोलॉजिकल पार्क है, आप आई होप आप गए होंगे वहां पे, जूलॉजिकल पार्क। अब यहाँ इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर बेसिकली किसका प्रिजर्वेशन होता है? यहाँ पे लाइव वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको हम वहां पे प्रिजर्व करते हैं। ये भी जूलॉजिकल पार्क भी बेसिकली क्या है? एक सीटू कंजर्वेशन ही है, एक सीटू कंजर्वेशन है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था कि लार्जेस्ट जू कहाँ पे सिचुएटेड है? तो याद रखना क्रूगर 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 जू है जो है साउथ अफ्रीका में, ये लार्जेस्ट जू है, ठीक। और इंडिया के अंदर आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये है दिल्ली के अंदर, ये फाइनेस्ट जू है एशिया का। दिल्ली के अंदर जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, दिस वन इज द फाइनेस्ट जू एशिया का, ये फाइनेस्ट जू है जो आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? ये थे हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है की। सभी को पता है कि की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, एन इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड, क्लियर है? और इनका यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहां जो क्वेश्चन आता है वो याद रखना, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, similarities and dissimilarities, क्लियर है? तो कीज की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो आपको याद होता है कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, और हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक टेक्सोनॉमिक की होता है।
जैसे फैमिली की बात करें, जीनस की बात करें या स्पीसीज की बात करें, तो हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए एक स्पेसिफिक टेक्सोनॉमिक कीज की हम बात करते हैं। बात समझ में आ गई? अब कुछ टर्म्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी देखो। जैसे पहला है फ्लोरा। फ्लोरा हम किसको कहेंगे? तो ये बेसिकली एक बुक है, बुक containing information about plants found in a particular area। ठीक, फ्लोरा क्या है? ये बुक है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में है, इंफॉर्मेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना होता है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक, फ्लोरा ऑफ दिल्ली जो बुक थी, इसको लिखा था जेके महेश्वरी साहब ने। जेके महेश्वरी साहब ने लिखी थी बुक फ्लोरा ऑफ दिल्ली। फ्लोरा के बाद हम डिस्कस करते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें दो बातें याद रखनी है। पहला कि ये जो फ्लोरा है ये बेसिकली क्या है, ये बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में। जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली में कुछ जो प्लांट्स हैं उनके बारे में है, जिसको बताया है, जिसको लिखा है जेके महेश्वरी साहब ने। ठीक, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनुअल की, कि मैनुअल क्या है। ठीक, तो ये बेसिकली यहां पे याद रखना ये लाइन जरूर से, कि इट इज अ बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग। द बुक containing complete listing and description of the plants growing in a particular area। देखो यहाँ पे भी एक कीवर्ड है, जैसे अब फ्लोरा भी आपने देखा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट लिस्टिंग वर्ड है। तो जब भी कंप्लीट लिस्टिंग की बात आएगी हम मैनुअल को टिक करेंगे। और देन हमको देखना होगा मोनोग्राफ क्या होगा। मोनोग्राफ, ठीक, तो मोनोग्राफ में भी याद रखना, क्या सिर्फ एक लाइन, कि ये बेसिकली क्या है, किसी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। ठीक, एंड कैटलॉग, कैटलॉग क्या होगा? जैसे कैटलॉग में यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैटलॉग के अंदर जो अरेंजमेंट है स्पीसीज का, वो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द अल्फाबेटिकल arrangement of species of a particular place describing the features
सेम है, बस यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। बात समझ में आ गई सभी को?